नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में जितने दिन भी एग्जाम हुए सभी शिफ्टों में जो टॉपिक मैथ से ट्रेंड में रहा उन सभी टॉपिकों को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के ही फरमाइश पे बनाई जा रही है। इससे पहले हमने इस प्रकार का एक और वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो आपको टॉपिक मिलेंगे, ये टॉपिक का नाम इस प्रकार है। आपको समय और कार्य, प्रति परसेंटेज, लाभ हानि, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, घनाभ, गोला, वेलन, सरलीकरण, रेलगाड़ी, विभाजन, एलसीएम और एचसीएफ, लगभग 15 टॉपिक को यहाँ पे हम जो है कम से कम 30 प्रकार के सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और आपको जो है बार बार रिपीट किया जा रहा है। आंकड़े अब तो सेम नहीं मिलेंगे एग्जाम में, आंकड़े अलग हो सकते हैं, बनाने की अप्रोच वही होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं और थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो ये वीडियो जो है मान लीजिए 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे, अगर एक मिनट पकड़ ले तो आधा घंटा की बन जाएगी, ठीक है। और वैसे भी मैं समझाने की पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ तो ज्यादा भी हो सकती है टाइम, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। दो ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करता है। यदि प्रथम की चाल 36 किलोमीटर और दूसरे की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों ट्रेन की लंबाई सेम हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए, ट्रेन की जो सवाल है उसे बनाने के लिए एक सूत्र आपको आना चाहिए। सबसे पहले समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये सूत्र तो इवर ग्रीन है, आपको सीजीएल तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो आना चाहिए, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हैं चाहे मैथ पढ़ रहे हैं। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इसके अलावा मैंने कहा कि सापेक्षिक चाल जो होता है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट समान दिशा में जा रहा है तो v1 माइनस v2 हो जाएगा। और सापेक्षिक चाल कैलकुलेट करने के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट, दो ट्रेन, दो आदमी, दो गाय, दोनों अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है। इन नॉलेज के अलावा एक नॉलेज और होना चाहिए कि अगर मीटर प्रति सेकेंड से आप किलोमीटर में बदलना चाह रहे हैं तो आप जो है 18/5 से गुना करें, और अगर किलोमीटर से आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलने जा रहे हैं तो 5/18 से गुना करें। ये कहां से आता है तो क्योंकि 3600 सेकेंड का 1 घंटा होता है, वहीं से कैलकुलेट करके ये सब जो है बन जाती है। चलते हैं आगे, इसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रहा है। तो सापेक्षिक चाल 6 6 12 के दो हाथ में 1 3 2 5 1 6 62 किलोमीटर पर आवर, लेकिन समय आपका सेकेंड में है, इसे मैं 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकेंड में बना लिया, ठीक है। और आपका जो है समय दे रखा है 18, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। एगो ट्रेन का दूरी x होगा तो दूसरा का भी x होगा, क्योंकि दोनों का दूरी सेम है, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 62 गुने 5/18 है ना, इसके बाद जो है आपका 5/18, ठीक है। इसके बाद जो है यहां से तिरछी गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में हमने बदल ही लिया है, इसे अब जो है कैरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो लंबाई रहेगा वो भी मीटर में है, ऑप्शन में दिया रहेगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसे कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से तिरछी गुना कर लेंगे, तो ये 18 से ऊपर वाला 18 कट जाएगा, तो 62 गुने 5 बराबर 2x हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू 62 गुने 5 60 पंचे 310, तो 310 हो जाएगा। 310 का आधा हो जाएगा, 2 से काटेंगे, x का वैल्यू निकलेगा 155। तो 155 जो है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होगा, एक ट्रेन का 155, दूसरा ट्रेन का भी 155। अगला प्रश्न है हमारा, राम किसी काम को 40 दिनों में तथा श्याम के साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा कर देता है। यदि काम श्याम शुरू करे तथा वह दोनों एकांतर दिनों में काम करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक है जो आपका टाइम एंड वर्क है, इसमें एकांतर काम और बीच में काम को छोड़ के चले जाने वाले से पूछा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कैलकुलेटिव मैथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको इसी प्रकार से दिया जा रहा है आपका मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर दो आदमी जो काम कर रहा है ए दिन में और कोई कर रहा है बी दिन में, तो इसका फाइनल दिन कैसे निकालते हो। तो दो तरीके हैं, 1/a + 1/b निकालूं और इसको कैलकुलेट करूं फिर उलट दूं। दूसरा तरीका है ए और बी का एलसीएम निकालूं, इफिशियंसी निकालूं और दोनों इफिशियंसी को जोड़ के और इस इफिशियंसी से भाग दे दूं, ठीक है। एक तीसरा तरीका भी है दो आदमी का काम निकालने का कि ए गुने बी कर लें, अब बट्टा a + b कर लें और जितना दिन में मिलके काम किया है। तो यहाँ पे जो आपका इंफॉर्मेशन है कि एगो 40 दिन में करता है, दूसरका के साथ मिलके 10 दिन में कर लेता है, तो पहले दूसरका का पार्टिकुलर डे निकालना होगा, तब तो हम अलग एकांतर दिन में काम करवाएंगे ना, है ना। तो एगो हो गया 40 और एगो हो गया जो है 40, एगो को मान लेते हैं x दिन में काम करता है
और 40 प्लस एक्स, इस प्रकार से काम जो है 10 दिन में पूरा हो गया। ए गुने बी बटा ए प्लस बी बराबर दोनों में जितना दिन मिलकर काम करता है उतना दिन। तो ये कट गया, तो 4x बराबर 4x प्लस 40 हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो कोनाकानी है ना। तो 3x बराबर 40, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ये भाई गुना में है तो ये 4x हो गया, ये वाला x इधर आके घटेगा 3x हो जाएगा, 3x बराबर 40 हो जाएगा, x का वैल्यू 40/3 हो जाएगा। अब पार्टिकुलर आपका जो है अलग अलग आदमी का समय आ चुका है। पहला आदमी जो है राम है, राम 40 दिन में कर रहा है, श्याम करेगा 40/3 दिन में। अब दोनों का आ गया है दिन, ठीक है, अब दोनों का दिन आ गया है तो दोनों एकांतर दिन में काम करते हैं। मैं एलसीएम विधि से चलूंगा और इफिशियंसी निकालूंगा। 40 और 40/3 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो 40 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ऊपर वाले का जो है अंश का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। अभी मैं इसका भी प्रश्न रखा हूं और ये भी पूछे जा रहे हैं। इसमें एक चीज और बताऊंगा जो अभी जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में तब बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 4 और नीचे का एचसीएफ निकालना है तो 1 और 3 का एचसीएफ 1 होगा तो 40/1 एलसीएम हो जाएगा। इफिशियंसी निकालेंगे तो 40 में 40 से भाग देंगे तो राम का 1 निकलेगा और श्याम का 40 में 40/3 से भाग देंगे तो 3 निकलेगा। तो टोटल काम हो गया आपका 4। लेकिन ये 4 कितने दिन में, 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि एकांतर दिन में काम कर रहा है। आपने इंफॉर्मेशन देखा तो भाई टोटल काम कितने हैं 40, चूंकि 2 दिन में 4 काम, इसीलिए जो है आपका इसको मैं 10 से गुना कर दूं तो 40 काम हो जाएगा। तो इधर भी 10 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 20 दिन में जो है हमारा पूरा काम हो जाएगा अगर एकांतर काम करे तो। इस प्रश्न में मैंने कुछ नहीं किया भाई, 40 दिन में राम कर रहा है, दोनों मिलके 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो दूसरा का आदमी यानी श्याम का मैं पार्टिकुलर निकाला, 40/3 दिन निकला और 40/3 का एलसीएम लिया, फिर इफिशियंसी 1 और 3 निकला। 1 और 3 के हिसाब से 4 होता है, 4 मतलब एकांतर दिन, मतलब 2 दिन में 4 काम होता है, इसीलिए 40 काम कराना है तो 20 दिन लगेगा। अगला प्रश्न है हमारा, 3 संख्याओं का अनुपात 2, 5, 3 है और उसमें लघुत्तम समावर्तक 50, 20 है, तो प्रथम संख्या क्या है। देखिए लघुत्तम समावर्तक जब भी आपको रेशियो को फॉर्म में दिया रहता है तो आपको सीधे सीधे इसको गुना करना है। 5 9 10 दिया 30x, 30x का वैल्यू आपको दे रखा है 5020, एक जीरो से एक जीरो कट गया, x का वैल्यू 502/3। आपका क्या पूछ रहा है, प्रथम संख्या 2 यूनिट की वैल्यू 2 से गुना कर लेंगे 1004/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है, ये आपको कंपेटिटिव बच्चे के लिए होता कैसे है देख लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप, मान लीजिए ये तो आप अनुपात तो फिक्स होता नहीं, तो ये 2x है, सब पे एक इंटीजर डाल देंगे तो 5x है और ये 3x है। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो x विधि से लगाएंगे तो 2, 5 और 3 होगा। अब सबको गुना ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई कटेगा नहीं, तो 5 3 15 गुना 30x हो जाएगा। 30x का वैल्यू 25, 50 20 है, x का वैल्यू हमने 502/3 निकाला, इसीलिए पहला संख्या पूछ रहा है तो 2 से गुना, क्योंकि 2x है, 5 दूसरा पूछता तो 5 से गुना और तीसरा पूछता तो 3 से गुना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, राम किसी वस्तु को श्याम से 20% के लाभ पे, ठीक है, मोहन और श्याम जो है मोहन को 30% के हानि पर बेचता है। अगर श्याम और मोहन में विक्रय मूल्य का अंतर 36 रुपया है तो श्याम वस्तु के कितने बेचेगा। ये सीजीएल 2022 में आया हुआ हूबहू आंकड़ा क्वेश्चन है, मैंने वहीं से लिया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, राम को मान लेते हैं कि राम जो है ये 100 रुपए में, या फिर आप x से भी मान सकते हैं, 100 से भी मान सकते हैं, तो जैसा चलना हो। तो पहले मैं आपको, अगर आप तो जानना चाहते हैं तो मैं x से ही चलता हूँ, रूट से ही चलता हूँ, फिर 100 से भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये r है, मान लीजिए x रुपए की वस्तु है, तो ये श्याम को कितना में बेचेगा, 6x/5 में बेचेगा, क्यों नहीं, x गुने 120/100, तो 120 और 100 में क्या है 6 6 और 6/5 से कट जाएगा, है ना, तो 6 और 5 बटा हो जाएगा। इसके बाद में और कौन भाई, श्याम के बाद है मोहन। मोहन जो है, ये श्याम जो है इसी दाम पे जो है घाटा लगाया, 30% हानि पर बेचा। ठीक है, तो 6x/5 गुने 7/10 करना पड़ेगा, क्यों, 70/100 से गुना करना पड़ेगा, तब तो 70% रहेगा ना इस मटेरियल का, क्योंकि 30% हानि पर बेचा है ना। तो अब इसको मैं गुना काट लेता हूं, 2 × 6 2 × 5 = 10, 21/25x, इधर है आपका 6x/5 माइनस 21x/25, इन दोनों का डिफरेंस आपको 36 रुपया दे दिया है। एलसीएम 25 हो जाएगा, 30 में से 21 गिरेगा तो 9x/25 का वैल्यू जो है आपका 36 है, ये कट जाएगा 4, x का वैल्यू आ गया 100 रुपया, यानी 100 रुपया हो गई क्रय मूल्य, यानी राम का जो है 100 रुपया, तो श्याम को 20% लाभ पे बेचा था तो 120 रुपया, तो 120 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 रुपये से मान के चले होते तो राम को मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, श्याम को 120 में बेचेगा और उसके बाद 30% हानि पर मोहन को बेच रहा है,
तो मोहन को 120 गुने 30% हानि मतलब 70/100, दोनों जीरो काट दिए, 82 रुपया। अब इन दोनों के विक्रय मूल्य में बोल रहा है 36 रुपये का आंसर है, अंतर है, तो मुझे दिख भी रहा है कि 36 का अंतर है, तो श्याम के लिए जो है क्रय मूल्य 120 रुपया ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है मिश्र धन 2809 रुपया और मूलधन 2500 रुपया, 6% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज, समय क्या होगा। देखिए अगर आपको याद हो, मैं बताया था, पहले भी बताया था कि भाई 2 साल के लिए फाइनल रेट और 3 साल के लिए फाइनल रेट आपको निकालना आना चाहिए सीआई के अंदर, क्योंकि आपसे एग्जामिनर 2 साल 3 साल का 90% सवाल पूछता है। ठीक है। इसके अलावा जब हायर लेवल का आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे थोड़ा ज्यादा साल का भी पूछ लिया जाता है, या फिर जो एसएससी वगैरह है सीजीएल से नीचे की बात करें तो अगर इससे बड़ा साल का पूछता है तो वहां पे कुछ ऐसा क्लू दिया रहेगा कि आपको जो है बन जाएगा। लेकिन आपको जो है अभी फिलहाल 2 साल और 3 साल के लिए जो है एकदम जो है पारंगत होके जाना है। तो 2 साल के लिए जो फाइनल रेट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, 2 गुने रेट बटा रेट स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 6% के दर से मुझे 2 साल का रेट फाइनल वाला कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, 6 दूना के 12 और 6 36, 12.36% अगर मैं किसी मूलधन का निकाल दूं तो हमारा 2 साल के लिए 6% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अगर मैं यहीं पर 3 साल की बात करूं तो 3 साल के लिए क्या होता है, 3r स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है। तो 6 का 18 हो जाएगा, 6 36 दिया 108 हो जाएगा, 6 36 छके 216 हो जाएगा। ठीक है। मैंने सब दिन कहा कि भाई ये स्लाइस है, इसके बाद हमें 2 अंक ही चाहिए, तो 2 से ज्यादा अंक है, 108 में 3 अंक है, तो 1 अंक पछला में शिफ्ट कर देंगे, तो 18 1 हो जाएगा 19 और दशमलव डालेंगे। इधर बच गया आपका कितना, 08, इधर भी 3 अंक है तो ये 2 को पीछे में शिफ्ट करेंगे, तो 08 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, इधर बच जाएगा 16, तो 19.1016 अगर निकाल देंगे तो 6% के दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। और किसका निकालना है भाई, मूलधन का, मूलधन का निकालना है, मूलधन का। ठीक है। अब इतना सीख लिए। अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। 2500 रुपया से 2809 रुपया हो गया, कितना बड़ा, 25 3 309 रुपया बढ़ गया। 309 रुपया अंदाजा लगाएंगे, निकालेंगे नहीं। 309 रुपया 2500 का कितना प्रतिशत होगा, तो 10 से प्रतिशत हो जाता है 250। ठीक है। और 1% हो जाता है 50, तो 2 पर मतलब 12% से कुछ ज्यादा है, 12% से जो है कुछ ज्यादा है। तो ये 6% है, तो 6% में 12% तो 2 साल में होवे करेगा, और 12.36 होगा ना, 12 से कुछ ज्यादा। साधारण ब्याज होता तब ना 12%, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो 12 से कुछ ज्यादा, तो हमारा 2 साल आंसर हो गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो की जगह 800 ग्राम तौलता है लाभ पर। देखिए बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन आ रहा है, इसमें 2 सिलेबी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार बेईमानी करता है लेते समय, एक बार देते समय। ठीक है। फिलहाल वो हिसाब आगे आएगा तो बता दूंगा, यहाँ पे सिर्फ बेचते समय बेईमानी कर रहा है। तो इसका सूत्र होता है एरर गुने 100 अब बट्टा जितना तौलता है। ठीक है, जितना तौलता है। ठीक है। तो आपका एरर कितना दे रहा है, ये 800 ग्राम दे रहा है, 1000 ग्राम का होता है हमारा वाट, तो यहाँ पे आपका जो है एरर दे रहा है 200 ग्राम, तो 200 गुने 100 यानी एरर गुने 100। अब बता जितना तौलता है तो 800 ग्राम तौलता है, ये कट गया, 200 को 8 से काटेंगे, 25% का लाभ वो कमा रहा है, काफी लाभ कमा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ऐसे सवाल में ट्रिकी में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे मुझे इतना दूर से इंफॉर्मेशन काम नहीं आएगा, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये वाला जो है ना, किसके बराबर, बराबर के पहले जो के रहता है उससे पहले सीपी लिखा है कि एसपी, ये आपके काफी काम का है। तो के बराबर के पहले क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को हमें 1 रुपया मानना पड़ेगा। ठीक है। तो 4 वस्तु को जो अगर मैं बेचूंगा 1-1 रुपये से तो हमारा 4 रुपया पैसा आ जाएगा। ठीक है। और बोल रहा है कि 4 वस्तु के क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 पीस हम कितने में खरीदेंगे, 3 रुपया में। और मानना किसको है, अभी अभी सिखा दिए भाई कि किसके बराबर है। के बराबर के पहले एसपी लिखा है तो एसपी को मानना पड़ेगा, यानी सेल्स प्राइस को। अगर सीपी लिखा है तो कॉस्ट प्राइस को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा है, एसपी को मानना पड़ेगा। तो 4 गो पीस है, तो 4 पीस वस्तु को हम 1-1 रुपये बेचेंगे तो 4 गो रुपया आएगा। और बोल रहा है कि 4 पीस का क्रय मूल्य 3 पीस के जो है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 1 रुपये विक्रय मूल्य 1 वस्तु का माने हैं, तो 3 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 रुपया हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा 1 रुपया, 1 गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य 3 रुपया निकला है, तो 100/3 यानी 33.1/3 का जो है लाभ हो जाएगा।
अगला एक प्रश्न है हमारा, 16 सेमी व्यास के जस्ते के गोले को पिघलाकर 1 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जाएगी। देखिए जब भी पिघलाने की बात आती है आपको पूरे मेंसुरेशन में, तो आपको जो है आयतन का सूत्र लगाना है। किसका? आयतन का सूत्र लगाना है। इसके लिए जरूरी है कि जो दो बीमा दिए रहेंगे, जो आकार दिए रहेंगे, उसकी आयतन की फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 सेमी व्यास के जस्ते का एक गोला है और फिर व्यास वाली कितनी गोलियां हैं। ठीक है भाई, अगर बड़ा है, बहुत खांसी आ रहा है, अगर बड़ा है तो गोला कह देते हैं, अगर यही छोटे छोटे हो जाते हैं तो गोलियां कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गोलियां की फार्मूला बदल जाएगी, गोला का ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 सेमी है तो व्यास हो जाएगा आपका, रेडियस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो बड़का को पिघलाते हैं 4/3 गुने पाई गुने 8 गुने 8 गुने 8, 4/3 पाई आर क्यू। ये बड़का गोला को मैं पिघला दिया भट्टी में डाल के। अब छोटका गोली बनाते हैं 4/3 पाई गुने आर क्यू। तो 1 सेमी तो व्यास है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हाफ, क्योंकि 2 गुने त्रिज्या बराबर व्यास होता है ना भाई, तो हाफ हो जाएगा, है ना। और मान लेते हैं कि हम n पीस बनेगा, तो इसी n का वैल्यू हमें निकालना है। 4/3 पाई कट गया। अब ये 2 दूना 4 दूना 8, ये भी तो इधर चला जाएगा कोना कानी गुना में। ठीक है, तो 8 8 64 8 512 गुने 8, इतना जो आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 पंचे 40, 4000, 12 अट्ठे 96, 4096 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4096 गोली बनेगी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको दिख जाए, ये रीजनिंग के अंदर भी आता है और मैथ के अंदर भी आता है, तो इसमें आपको उलझना नहीं है, जो जिसका मान है रख देना है। x का मान 3 रखना है, y का मान 4 रख देना है। यहाँ पे रख देते हैं 21 प्लस 4 तिहाई के 12 अनुपात 21 माइनस 12, ये हो गया 9, 12 9 21 होता है, सही है जी। 3 और 3 33 9, ये हो गए 11, ये हो गए 3, 11 अनुपात 3 इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा मान पुटअप करना है, कटता है तो काट देना है। अगला प्रश्न है, यदि गोले की त्रिज्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैं सब दिन ये बताना चाह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ वृत्त और आयत में पूछा जा रहा है, लेकिन ये किसी भी शेप पे आपको अप्लाई हो सकती है। इसलिए मैं जो है आपको गोला बेलन शंकु पे ही बताता हूं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। ये सभी आपका जो है मेंसुरेशन के पार्ट जो भी अंग होते हैं, शंकु बेलन गोला अर्धगोला, सब पे काम करेगा। वृत्त क्षेत्रफल सब, आयत स्क्वायर सब पे काम करेगा, घन क्यूब, है ना। तो यहाँ पे इसे बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज पे बोल रहा है उसकी सूत्र आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे गोले के संपूर्ण पृष्ठ के रिगार्ड में बोला जा रहा है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा था कि भाई कांस्टेंट टर्म को काट देना है, तो 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि पाई का भी मान अस्थिर ही रहता है ना। जो माना गया है भले वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अस्थिर तो है ना। 3.14 या 22/7 मानते हैं, कोई 23/7 मानता है क्या, नहीं मानता है ना। इन दोनों को काट देंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर बच गया। तो आर स्क्वायर के साथ हम ऑपरेशन करेंगे, ये 10% बढ़ाने का काम इसी के साथ करेंगे। ठीक है, तो मैं माना कि 100 था पहले, अब 10% बढ़ा दिए तो 110 हो गया। स्क्वायर वाला बचा था तो स्क्वायर क्यूब वाला होता, अगर आर क्यूब बच जाता कांस्टेंट काटने के बाद सूत्र से, तो आर क्यूब करते। यहाँ स्क्वायर बच गया है, इसको काट देंगे। 121 ऊपर में हो गया, नीचे में 100 हो गया, तो 100 से 121 हो गया, मतलब 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। अगर मान लीजिए यहाँ 100 दिखा, 21 दिखा, तो आप डायरेक्ट बक दिए। अगर मान लीजिए ये घट के जो है, क्योंकि ये जब मान लीजिए कि भाई यहाँ पे 100 होता और कोई एक चीज में और घटी कर देता, मान लीजिए कि आपका बेलन का होता, बेलन के आयतन में हाइट भी रहता है, बोलता है कि त्रिज्या में बढ़ा दिया और हाइट में घटा दिया, तो हाइट में घटा देते तो नीचे मान लीजिए कुछ और अंक आ जाता, 100 नहीं आता। ठीक है, 100 नहीं आता, कुछ और आ जाता, तब आप कैसे करते, क्योंकि 100 तो मुझे मानना ही है। कैलकुलेशन करने के बाद अगर कुछ और आ जाता तब दोनों को घटाते और जो डिफरेंस निकलता डिफरेंस गुने 100, अब बट्टा नीचल का जितना नीचे रहता उतना। जैसे लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज निकालते हो ना, वैसे ही। तो जो माने हैं वही हमारा बेस है। तो हम 100 माने थे यहाँ पे, और इसको हम बढ़ाया घटाया ऊपर में किए, तो अभी बढ़ाना है तो 110 हो गया, घटाना होता तो 90 हो जाता है ना इस प्रश्न में, है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो डायरेक्ट 121/100 हो गया था, 11/10 का स्क्वायर करना था, 121/100, 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये आपके सभी शेप पे काम करेंगे। मान लीजिए इसी प्रश्न में जो है त्रिज्या में 10% की बढ़ा दिया और हाइट में 10% की मैं कमी कर देता हूं और बेलन की आयतन पे अप्लाई करता हूं। ठीक है, बेलन के आयतन पे अप्लाई करता हूं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैंने कहा था कांस्टेंट काट दो, तो आर स्क्वायर एच बचा है। अब आर स्क्वायर एच में ये इन्फॉर्मेशन पुट करता हूं, तो आर स्क्वायर मैंने कहा कि 100 नीचे मानो और 10
110 बढ़ाना है तो 110 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और गुना h भी तो है तो h में 10% घटाना है, ये माइनस करना है 10%, तो 90/100 करना है। ठीक है, अब देखिए ये कट गया तो ये हो गया आपका 121/100 हो गया, इतना तक का बात। और ये 9/10 से गुना भी है क्योंकि इसी के साथ जुड़ा था ना ये सूत्र, h भी है ना इसमें। अब देखिए ये नीचे कितना हो गया, 1000 हो गया, ऊपर कितना हो गया, 1 9 9 9 9 18 के हाथ में 1 1 9 9 1 10, 1089 हो गया। यही मैं बताना चाह रहा था कि हमेशा नीचे 100 नहीं मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, घटाओगे, तो कितना बचा 89 गुने 100, और नीचे में कितना है 1000, तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 बचा पॉइंट में, तो 8.9% की जो है बढ़त तो हो जाएगी। अगर बेलन के आयतन में 10% की बढ़ोतरी और हाइट में 10% की घटोतरी करेगा तो उसका आयतन जो है 8.9% बढ़ जाएगा। ये सभी शेप पे लागू होगा, बार बार बता रहा हूं। एक प्रश्न आपसे घनाभ की आयतन पूछा जा रहा है, घन और घनाभ पूछा जा रहा है, तो घन में जो है आपको विकर्ण दे के जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ठीक है, वो भी बता देते हैं। तो घनाभ का आयतन 30, 24 और 18 है उसका आयाम। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल लेना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H। ठीक है, इसके बाद घनाभ के अंदर जो है सबसे बड़ा बाम्बू जो रखा जाएगा L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, इस प्रकार का रूट अंडर। ठीक है, इतनी तीनों बात आपको घनाभ के अंदर याद रखना है। ठीक है, तो इसमें सूत्र वाले में डाल देना है 2 × LB मतलब 30 गुने 24, 24 × 72, 720 हो जाएगा, प्लस B गुने H 24 गुने 18 करना है, और प्लस L गुने B है ना, L गुने H होगा जी लास्ट में, LB BH LH होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है, 3 आयाम दिए रहेंगे। LBH इसका क्षेत्रफल होता है और आयतन होता है, माफ कीजिएगा, L² प्लस B² प्लस H² का रूट अंडर जो है इसके सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई होती है। यहीं पे घन की बात करेंगे तो अभी घन भी आएगा, वहां बात कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ये CGL में आया हुआ प्रश्न है, मैं रख लिया हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ समझा दूंगा आपको सरलीकरण में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रश्न है कि इसका वैल्यू निकालना है अपने को और इतना इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो मैं इस इंफॉर्मेशन से पहले इसे शॉर्ट कर लूं, तो मैं 3x को उधर ले जाता हूं तो x² है ना, x² प्लस 1 बराबर 3x हो जाएगा। x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1/x बराबर जो है आपका 3x हो जाएगा, x कट जाएगा, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया आपका 3। ठीक है, अब मुझे कहां तक पहुंचना है ये देखना है, तो 8 तक पहुंचना है। 8 तक पहुंचने के लिए 3 × 9 में से 2 गया तो 7, 7 × 7 49 में से 2 गया तो 47, 47 का स्क्वायर में से 2 घटाना है, तो 47 का स्क्वायर कितना होता है, 47 का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो 47 का स्क्वायर 2209 होता है। 2209 कैसे, 7 7 49 के 9, हाथ में 4 4 9 का 56, 4 60 के 0 हाथ में 6, 4 चौका 16 6 22, 2209 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2207 जो है हमारा इतना का वैल्यू आ गया है। कैसे होता है मैं अभी बता देता हूं। ये 2207 हो गया माइनस 5 गुने 7 35, तो 2207 अदुना 4414 में से 35 घटाना है तो 4379 आंसर, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए इसे बताते हैं आपको बनाने की विधि। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब मैं इतना बड़ा हिसाब को 3 से 5 से 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व किया ये आपको भी सीखना है। ठीक है, पहले मुझे इसको जो है किस फॉर्म में लाना है, x प्लस 1/x का फॉर्म में लाना है, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड है x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8, ये रिक्वायर्ड है, x² और प्लस 1/x² रिक्वायर्ड है। तो ये वाला रिक्वायर्ड है तो हमें ये वाले फॉर्म में तो आना होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप 3x को इस साइड ले जाइए, है ना, 3x को इस साइड ले जाइए और इसमें से जो है x कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा। तो x² प्लस 1 बराबर 3x हो गया, x मैं कॉमन ले लिया तो x प्लस 1/x बराबर जो है 3x हो गया, x कट गया तो इतना का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू आ गया 3, ये आता कहां से ये बता रहा हूं। दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, x² प्लस 1/x² प्लस 2 गुने x गुने 1/x बराबर 9 होगा, x से x कट गया, ये 2 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब इतना ही आपको सीखना था और मैं फटाफट जो 8 तक पहुंच गया, कैसे पहुंच गया ये। तो मेरा कहना ये है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाएगा आपका a² - 2। इसीलिए x प्लस 1/x का वैल्यू आपका 3 था, तो 3 × 9 - 7 हो गया x² प्लस 1/x² का वैल्यू। मुझे 8 तक पहुंचना है तो स्क्वायर का एक बार और करेंगे तो 4 तक पहुंचेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 में से 2 घटाएंगे तो 47 आ गया, तो x के पावर 4 तक पहुंच गए। एक बार और करेंगे 47 का स्क्वायर माइनस 2 घटा देंगे तो आपका जो है 2209 में से 2 गया तो 2207 आ गया, इतना का वैल्यू। तो 2 × 2207 माइनस 5 गुने आपका कितना आया था x² प्लस 1/x², 7। तो 2 × 2207 माइनस 35, तो आपका जो है 4414 में से 35 घटाएंगे तो 4379 आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसमें क्यू वाला भी आपको पूछता है, इसमें क्या है क्यू वाला भी आपको पूछता है। तो क्यू वाला जो है कैसे करना है, मान लीजिए इसी हिसाब को x प्लस 1/x बराबर 3 है और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो इसको क्या करना है, a क्यू मतलब 3 का क्यू करना है और -3a कर लेना है। ठीक है, 3 × 9 = 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपको चलना है। एक हिसाब आपसे इसी में पूछते हैं कि x² अब प्लस 1/x² का वैल्यू है 2। ठीक है, तो x का पावर 91 अब प्लस 1/x का पावर 91 आपसे पूछ दिया तो 2 ही आंसर होगा, क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तभी ये समीकरण संतुष्ट होगा, तो उसमें नहीं दिमाग लगाने लगना। ठीक है, इतना ही कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है कि राम, श्याम और मोहन किसी काम को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करते हैं। 5 दिन तक साथ में काम किया। श्याम ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। मोहन पूरे समय तक कार्य किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए ये काफी ट्रेंड में है कि बीच में छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको बुखार लग जाता है। बीच में अगर छोड़ के भागा तो आपको ये वाला हिसाब ज्यादा सीख लेना चाहिए। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एलसीएम कितना हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 60। सही है जी, 60 है तो 6 इफिशियंसी। अब तो इफिशियंसी शब्द समझ गए होंगे क्या होता है, 4 और ये 20 से भाग देंगे तो 3 इफिशियंसी हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, 5 दिन तक राम काम किया। पहला आदमी है राम, तो राम 5 दिन तक काम किया यानी 30 काम कर लिया। अब 30 काम कर लिया तो शेष काम कितना बचेगा, 60 में से तो 30 बचा है। इसके बाद बोल रहा है कि श्याम ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब ये 30 काम मैं मानता हूं कि x दिन में हुआ होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो x दिन में हुआ है, श्याम की इफिशियंसी 4 है, तो 4 में x - 2 यानी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, यानी 2 दिन कम काम करता है। अगर x दिन में काम खत्म होने तो उससे 2 दिन कम काम करता है आपका श्याम। इफिशियंसी कितने है, 4 के साथ, और प्लस अब लास्ट वाला आदमी कौन है बंदा, मोहन। मोहन अंतिम समय तक काम किया है, कितने इफिशियंसी के साथ, 3 इफिशियंसी के साथ। अंतिम समय तक मतलब x दिन तक काम हुआ है ना, और कितना काम करवाना है 30, क्योंकि 30 काम तो पहले राम अकेले करके हट गया, काफी बलिष्ठ था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। 4x प्लस 3x, 7x माइनस 8 इधर हो जाएगा तो 7x बराबर 38 हो जाएगा, है ना। 7x बराबर 38 हो जाएगा बराबर, तो x बराबर 38/7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 38/7 हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ। आंसर इसलिए नहीं हुआ, बोलता है काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 5 दिन तो राम अकेले भी किया था ना, तो वो भी तो जोड़ना पड़ेगा, वो भी तो दिन था भाई। तो इसको जोड़ लेंगे, 35, 38, 70 और 3 73 होता है जी, हाँ 73 हो जाएगा। 73/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73/7 दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा। इसे पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, 10√3/7 हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे है, ये भी ट्रेंड में है कि साधारण ब्याज के कोई दर पे किसी वर्ष में इतना गुना होता है, तो इतना गुना रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा, या फिर कितना टाइम में कितने गुने हो जाएंगे। तो इसका मैंने बताया था आपको देहाती अंदाज वाला सूत्र, भाई कोई याद नहीं रखना है कि भाई कोई धनराशि आपको अगर 1 गुना दिया है, देखिए मैं जैसा लिख रहा हूं आप भी एक बार लिख लेना, गुना -1/T1 गुना -1/T2। ठीक है, इसमें से 3 चीज आपको प्रोवाइड रहेंगे, एक चीज निकालना है। यही सूत्र है, ये सूत्र मुझे कोई ने नहीं बताया, मैंने खुद अपने मन से देखा है कि भाई इसी प्रकार से लिखा रहता है। किताब वगैरह में n करके लिखा रहता है, मैं अपना जो है अपने हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, है ना। एक निश्चित धनराशि पे 20 वर्ष में इसकी 3 गुना हो जाती है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना। तो 3 गुना मैंने कहा गुना -1, तो 3 में से 1 कितने में होता है, तो पहला टाइम है 20। अब कितना गुना रिक्वायर्ड है भाई, 2 गुना रिक्वायर्ड है, तो 2 में से 1, और मुझे दूसरा टाइम पता नहीं है। अब निकाल लेंगे इसी T2 का वैल्यू, तो ऊपर 2/10 हो जाएगा, और 2 में से 1 तो 1, तो T2 बराबर 10, है ना। तो 10 वर्ष में जो है आपका दुगुना हो जाएगा, वही धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको जो है ये रीजनिंग में मिल जाता है और मैथ में भी मिल जाता है
कि निम्नांकित संख्या में से अवरोही क्रम या बड़ा या छोटा इस प्रकार से आरोही क्रम में सजाए, अवरोही क्रम में सजाए, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, इस प्रकार से फिर इसमें जो आपका साइन लगा के बताता है ना। तो इस प्रकार से आपको कैसे देखना है, क्रॉस विधि से देखना है, इसको क्रॉस विधि से सॉल्व करना है। कैसे, 13 और 2 को गुना कीजिए तो यहाँ पे माथे पे कितना 26 आया, 7 और 3 को गुना कीजिए माथे पे कितना 21 आया, है ना, 36 का 18 आया और 13 पंचे 65 आया। तो दोनों स्थिति में 18 से तो 65, 21 से भी ज्यादा है 65, 18 से भी ज्यादा है 65। अब आपको कौन से क्रम में चाहिए, अवरोही। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब क्या, घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले 65, तो 65 किसके माथा पे है, 5/6, तो हम पहले 5/6 लिखेंगे। फिर इससे थोड़ा छोटा कौन है, 2/7, तो 2/7 लिखेंगे। और लास्ट में बचा आपका 3/13। ये है आपका अवरोही क्रम, 5/6, 2/7, 3/13। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको देखना है। एक बार और बता देता हूं, कोई कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे। भाई देखिए, इसको क्रॉस गुना करना है। 13 दूनी की 26, 7 तिया की 21, 36 के 18, यहाँ पे 21 और 18 भी रख लेते हैं, और 13 पच्चे के 65 देख लेते हैं, है ना। अब देखिए तीनों में सबसे बड़ा है 65, दूसरा स्थान 26 का आता है, अगर 21 के हिसाब से देखें तो भी, 18 के हिसाब से देखें तो भी, और तीसरा स्थान आता है बीच वाले का। तो अवरोही क्रम में सजाना है, घटते हुए क्रम में सजाना है। अगर 4 होता फिर मैं उसी प्रकार से करते जाता, ठीक है, डरने की बात नहीं है। 40 होता फिर भी करते जाता, लेकिन आपको 3-4 से ज्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ पे है 2000 की राशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि a/2 इतना बराबर, सब बराबर बोल रहा है कि a/2 बराबर 3b/4 बराबर c/5। तो पहले आप इसको बैलेंस करना सीखिए। बैलेंस करने के लिए जब भी इस फॉर्म में आपको आ जाए तो एक तो होता है कि k मान लो, मैं k वे नहीं मानता हूं, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2, 4, 5 का एलसीएम ले लो, तो 5 दूनी के 10, 15, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो ये 10a हो जाएगा, है ना। इसके बाद 20 से इसको गुना करेंगे फिर से, तो 5 चौका 20, 15b हो जाएगा। 10a बराबर 15b बराबर 20 से इसको गुना करेंगे, है ना, 20 से इसको गुना करेंगे, c/5 है तो 4c हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ है। अब बैलेंस कैसे होगा, जब भी आपको, अभी यहाँ पे जो है 10a बराबर 15b बराबर 4c है, 10a बराबर 15b बराबर 4c, ये मैं कैसे निकाला, एलसीएम विधि से, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए अगर a का निकालना है ना तो इन दोनों का गुणज 15 चौका 60, अगर b का निकालना है तो b को भूल जाना है, इन दोनों का गुणज 10 चौका 40, c का निकालना है, c को भूल जाना है, इन दोनों का गुणज 10, तो अब 15 और 10 को गुना करेंगे 150, एगो जीरो कट जाएगा, 6, 4, 15 के अनुपात में होगा, तो 2000 के राशि है। तो क्या पूछ रहा है, एक का भाग, एक के भाग मतलब 6 यूनिट, 6, 4, 10, 15, 10, 25 यूनिट का वैल्यू है आपका 2000 रुपया, 25 यूनिट का वैल्यू है 2000, तो 25 8 1 यूनिट का 80 रुपया, तो 6 यूनिट के तो 8 6 के 48, 480 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 150 रुपया अंकित करता है, 25% की छूट देने के बाद 20% के लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 150 रुपया अंकित करता है, 25% का छूट देता है, मतलब 3/4 में बेचता है, यानी 75/100 से गुना कर दिए, और 20% का लाभ कमाता है, मतलब ये 120% है। ठीक है, इसी का 100% निकाल लेना है, ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा, ये आपका 75 से कटेगा, 75 तिया हो जाता है 225, 225/2, तो 225/240 गुने 100, 225/240 गुने 100, यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये 5, ये हो जाएगा 12, अब तो 5 2 7 2 9, 3 चौका 12, 3 7 1 75, 75 गुने 5/4, 75 पंचे 7 पंचे 35, 350, 5 25, 375/4 रुपया आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 5600 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, 25% के लाभ के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। दोस्तों सारा प्रश्न जो है आपका डिफिकल्टी नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जो देखते ही आपको करके आगे निकलना है। तो इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी जाएंगे। मैं देख रहा हूँ 5600 रुपया 20% की हानि पे बेची जा रही है, मतलब 80% का वैल्यू आपको दे रखा है 5600 रुपया, है ना। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, 1 0 से 1 0, 8 7 56, 70 रुपया, 1% का वैल्यू हो गया आपका 70 रुपया, 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 7000 रुपया। तो 7000 रुपया तो आपका सीपी हो गया, 25% का लाभ चाहिए, तो 7000 गुने 5/4 कर लूंगा, यानी 125 जो है 100 से गुना कर दूंगा, यानी 5/4 से गुना कर दूंगा। अब इसको मैं काट दूंगा, 4 1 4, 3 5 0 30, है ना, 7 चौका 28, 2 5 0 20,
4 पंचे 20 एगो 0, 1750 गुने 5, 17 पचे 8500 और 50 रुपये का 5 को नोट होगा तो 250, यानी 8750 रुपया में जो है हम सामान को अगर बेच लें तो ये वाले प्रश्न संतुष्ट हो जाएंगे कि 5600 में बेचने से 20% की हानि हुई थी, मैंने 100% पे ले आया तो हमारा क्रय मूल्य तक आ गए, उसके बाद 25% का लाभ चाहिए, 5/4 से गुना करके 8750 निकाल लिए। अगला ये जो प्रश्न है ये काफी ट्रेंड में है आपके एग्जाम के अंदर, ये वाला जो है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है तो आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, फ्री का नंबर आपको मिल जाता है। देखिए चतुर्थानुपाती जो होता है इसमें आपका 4 डिजिट होता है, जिसमें 3 आपको दिया रहेगा और 1 मिसिंग रहेगा। मध्यानुपाती में हमेशा 2 ही डिजिट होता है और तृतीयानुपाती में भी हमेशा 2 ही डिजिट होता है। इन दोनों की बात आगे कर लेंगे क्योंकि आगे प्रश्न रखे हैं। बहरहाल यहाँ पे चतुर्थानुपाती दिया गया है, इसे देख लेते हैं। इसका क्या होता है कि अगर A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दे रखा है तो आपको इसको इस फॉर्म में ढालना है, A/B बराबर C/D, यूं कहे तो AD गुने AD बराबर BC, ठीक है। इसी में आपको डाल देना है और आपको निकाल देना यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे 14/x बराबर 7/8 हो जाएगा, 7 दूनी की 14, x का वैल्यू जो है 16 आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपका मध्यानुपाती। यहीं पर हम तृतीयानुपाती की बात कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है क्वेश्चन दूसरा बता देंगे, यहीं पे जो है आपको इससे रिलेटेड दूसरा चीज भी बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 0.64 और 9 का मध्यानुपाती। मैंने अभी अभी कहा कि मध्यानुपाती में जो है आपका 2 ही अंक दिया रहेगा, A और B, दोनों को आपको रूट में डाल के बाहर निकाल देने का है। तो 0.64 को रूट में डालें और गुने 9, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/100 लिख सकते हैं और गुने 9 लिख सकते हैं। 9 का हमारा 3 निकलेगा और 64 का जो है हमारा 8 निकलेगा और 100 का हमारा 10 निकलेगा, यानी 24/10, 2.4 आपका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मध्यानुपाती, रूट के अंदर डाल के गुना कर देने का है, जो भी रिजल्ट आए मध्यानुपाती हो जाता है। अगर इसी प्रश्न में आपको तृतीयानुपाती की बात करें तो तृतीयानुपाती का होता है B² A, क्या होता है B² A। अब अपने मन से इसे B मत बना दीजिएगा, जो दूसरे स्थान पे लिखे वही हमेशा B रहेगा और ये हमेशा A रहेगा, ठीक है। और B² A हो जाता है आपका तृतीयानुपाती। तो 9 गुने 9/0.64 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 81/1 गुने 100/64, इस प्रकार से आपको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। 8100/64 जो है जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। मैं बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तृतीयानुपाती B² A, मध्यानुपाती हो दोनों को गुणज करने का है और अंदर किस में डालने का है, रूट के अंदर। चतुर्थानुपाती A/B बराबर C/D करके निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, जो पहले वाला प्रश्न आपने देखा था। एक प्रश्न आपसे रीजनिंग के अंदर आ रहा है कि ये इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी। दोस्तों रीजनिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी आ रहा है, 2 नंबर का पूछा जा रहा है, छोटा सा 6 आदमी को बैठाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिगर काउंटिंग भी आ रहा है रीजनिंग के अंदर, है ना। फिगर काउंटिंग भी आ रहा है कि कितने त्रिभुज है, कितने सर्कल है, इस प्रकार से आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग तो फिक्स ही है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कुछ खास नहीं आ रहा है ना। एक यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या पहचानने का है तो वही तरीका मैं आपको बताया था। एक तो होता है कि आप सबको पार्टिकुलर काटिए फिर देखिए, एक अभी जो अवरोही आरोही वाला बताया था वहीं से हम इसको भी बनाएंगे। तो ये क्रॉस गुना करना होता है, तो इधर गुना किए तो इसके माथे पे 7, 7 तिया के 21, 7 तिया के फिर से 21 और 7 पचे के 35। तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी 35 इसके ऊपर है। देखिए थोड़ा सा फिर से कर देता हूँ, 1/7, 3/7, 5/7। मैंने कहा क्रॉस गुना करो, 1 और 7 को गुना करे तो 7, 7 और 3 को गुना करे तो 21, फिर इन 7 और 3 को गुना करे तो फिर से 21, फिर इन 7 और 5 को गुना करे तो 35। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 35, इसके बाद 21 है, इसके बाद 7 है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है तो 5/7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो 1/7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको दिख रहा है तीनों के हर में 7 है, इसका मतलब जिसका अंश जितना बड़ा है वो उतनी बड़ी संख्या है, ठीक है। क्योंकि भाग देने वाला जो भाजक है आपका 7 ही है सब में, ठीक है। तो इससे भी 5/7 है। ये तो तरीके बताए थे जब बड़े बड़े डिजिट रहेंगे तब, ठीक है।
इसके बाद है एक प्रश्न यहाँ पे, ए किसी टंकी को 21 मिनट में और बी उसी टंकी को 28 मिनट में भरता है। दोनों नल 4 मिनट तक खोला जाता है, फिर बी नल को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को एक कितने मिनट में भरेगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए 21 मिनट में और बी 28 मिनट में भरता है। दोनों नल 4 मिनट तक ओनली खुला जाता है, फिर बी नल को बंद कर दिया जाता है। अब जो शेष भाग है उसको भरने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले जो 4 मिनट तक काम हुआ वो मुझे निकाल के जो है घटाना होगा, तब तो शेष काम बचेगा, फिर ए से करवाना होगा, है ना। तो जब भी आपको टाइम एंड वर्क, नल और टंकी, ये सब क्या है, टाइम एंड वर्क का रूप ही तो है। तो इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। 21 और 28 का एलसीएम कितना होता है, 7 × 21 7 × 8 है, 4 × 12 7 × 84, 12 7 × 84 हो जाएगा, है ना। तो 84 हो जाएगा। इसके बाद 21 का 4 से हो जाएगा और 28 का 3 से हो जाएगा। इसका 4 इफिशियंसी है, इसका जो है आपका 3 इफिशियंसी निकल गया। ये जो है 1 मिनट में 4 और 3 7 काम करेंगे, तो कितने मिनट तक खुले रहे, 4 मिनट तक दोनों। तो 28 काम हो गया रहेगा। 28 काम घटा लेंगे, 14 में से 8 गया तो 6 और 7 में से 2 गया तो 5। अब हमारा 56 काम बच गया है। 56 काम अब कौन करेगा, शेष टंकी को एक कितने मिनट में भरेगा। तो एक इफिशियंसी कितनी है मेरे भाई, 4 है, तो 4 से भाग दे देंगे तो 14 मिनट और लगेगा ए को ये 56 काम यानी शेष काम करने में। तो इसका राइट आंसर 14 मिनट हो जाएगा कि शेष काम जो है ये 14 मिनट में करेगा। मैंने कुछ नहीं किया, टोटल का एफिशिएंसी निकाला दोनों का। टोटल जितने काम हुए थे साथ में मिलके 4 मिनट तक, 1 मिनट में 7, तो 4 मिनट में 28 काम, 28 घटा दिया, 56 बच गए। 56 काम कौन करेगा, अब ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, 4 से भाग दे दिए, 14 मिनट में करेगा। अगला प्रश्न एक है, एक व्यक्ति के 10 साल पहले की आयु 20 साल बाद की आयु का 1/3 है, तो वर्तमान आयु क्या है। देखिए इस प्रकार के लॉजिकल सवाल भी पूछे जाते हैं जिसमें आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। एक व्यक्ति के 10 साल पहले, मान लो कि एक व्यक्ति आज x साल का है, तो 10 साल पहले x माइनस 10 साल का रहा होगा, की आयु 20 साल बाद के आयु का, यानी उसी व्यक्ति के 20 साल के जो बाद में आयु होगी उस आयु का 1/3 है, मतलब 1/3 है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए 3x माइनस 30 बराबर x प्लस 20, यही होगा। 3x में से x गया तो 2x बचा, इस x को मैं इधर लाया और माइनस 30 उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा, x बराबर 25 हो जाएगा। आज जो आदमी है 25 साल का है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 25% के लाभ होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से कितनी कम है। ठीक है, बहुत अच्छा। मान लेते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है ना। ये है आपका रिटेन प्राइस या फिर मेंशन प्राइस बोल सकते हैं, एमपी बोल सकते हैं, ठीक है। 20% का छूट दे दिया तो हमारा पहला स्टेप में ये 100 रुपया घट के 80 रुपया हो गया। देने पर 25% की लाभ होती है। अब ये जो 80 रुपया है ये हमारा 125% के बराबर है क्रय मूल्य के हिसाब से, यानी हम बेच रहे हैं 25% का लाभ हो रहा है, मतलब ये जो 80 रुपया में बेचने पर भी 25% का लाभ हो रहा है, यानी मेरे लिए ये 125% के बराबर है। देखिए जब भी आपको लाभ हानि परसेंटेज ये सब करना हो तो अपने ऊपर लेके करें, सवाल में प्रैक्टिकल तरीके से सोचे, ठीक है। आप ही विक्रेता बन जाओ, ठीक है। तो ये आपका 80 बट्टा 125 गुने 100 करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये 5 और ये 4 और ये 16 से कट जाएगा, 16 चौका 64 रुपया जो है हमारा सीपी निकल के आ गया। और रिटेन प्राइस हमने कितना माना था, 100 रुपया, तो इन दोनों में का अंतर पूछ रहा है तो 36 रुपया आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है तो वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितनी कम है, तो 36 रुपया कम है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा एक प्रश्न है, गोला का आयतन का अनुपात जो है 27:8 देख रहा है। सब दिन पूछा जाता है एक अनुपात वाला, या फिर गोला से छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे बताया था आयतन का सूत्र लगाना है। जब अनुपात पूछे तो भी आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो गोला का आयतन का अनुपात जो है 27:8 दे रखा है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ये दिख रहा है कि ये 3 × 9 = 27 है और ये है आपका 2। रेडियस 1 का हो जाएगा R1 3 और R2 हो जाएगा 2। आपको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है। 4π कट जाएगा तो 9:4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है ये देखिए, सबसे पहले स्टेप में चलते हैं। गोला का अनुपात दे रखा है, दो गोलों का अनुपात। तो गोला का सूत्र क्या होता है, 4/3 गुने पाई, एगो का स्मॉल r मान लेते हैं R3 और नीचे वाले को 4/3 पाई, इसको हम कैपिटल R3 मान लेते हैं, ठीक है। दोनों का अनुपात मतलब बट्टा दे रखा है 27:4π और 4/3 तो कट गया, R3/R3 तो R/R का होल क्यू लिख के हम यहाँ 3/2 का होल क्यू लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू से क्यू कट गया।
ऊपर वाला आर का वैल्यू 3, नीचे वाला आर का वैल्यू 2, यानी जो है आर बराबर 3 और आर बराबर 2। अब हमें इसे किस में रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई बड़का आर स्क्वायर, 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर छोटका आर स्क्वायर बटा बड़का आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो 9:4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर 40% अधिक अंकित करता है और 20% करता है और 20% छूट देता है, 20% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत। देखिए 40% अधिक अंकित कर देता है, 140 रुपया कर दिए और 20% का छूट दे दिया, मतलब 80% में बेचा 140 रुपये के हिसाब से, तो 4/5 से गुना कर लिए, 80/100 से गुना कर लिए, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी की 10, 4 पर 0 40, 8 5 के 40, 28 को और 4 के गुना करेंगे, 20 चौका 80, 8 चौका 32 है ना, तो 112। तो अगर 100 रुपये की चीज, क्योंकि 140 हमने ज्यादा कर दिया था, 40 रुपये ज्यादा मेंशन कर दिया था, तो 100 माना है सीपी, है ना, सीपी हम 100 माना, तभी तो रिटेन प्राइस 140 हुआ ना 40% बढ़ाने के बाद। तो सीपी अगर 100 है और 112 रुपया में बेचा रहा है फाइनली, तो 12% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 36, 28, 16, 8 का एलसीएम क्या होगा। तो ये सब भी पूछा जा रहा है और एलसीएम आपका बट्टा वाला भी पूछा जा रहा है, तो ये तो आप कर ही लोगे, इसीलिए मैं चलता हूँ बट्टा वाला एलसीएम के पास डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद मिलेगा आपको जो बट्टा वाला एलसीएम है, वहां पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझा देंगे और इससे संबंधित एक सूत्र भी आपको याद रखना है। ठीक है, 42 वस्तु का क्रयमूल्य 36 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं क्योंकि ये इस प्रकार का 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये बना के बताना है, तभी मैं समझूं कि आप भी मतलब इंटरेस्टेड हो, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे, कोई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखकर 10% का छूट दिया जाता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है सीपी, अंकित मूल्य हो गया 110 रुपया, है ना, ये 10% ज्यादा रख के 10% का छूट दिया जाता है और इसी पे बोल रहा है कि 10% का छूट दे दिया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 नमा के हो गया आपका 110, 11 नमा का हो गया 99, 1 0 से 1 0 और करते 11 नमा 99, तो 100 रुपये का चीज है और 99 में बेच दिए, है ना, 10% बढ़ा के 10% छूट देंगे तो 99 रुपया में बेचा, तो 1% की हानि हो गई, 1% की हानि हो जाएगी इस सौदे में। अगर किसी भी वस्तु को जो है पहले 10% बढ़ा दो और उसके बाद 10% का छूट दे दो, तो 1% की हानि फाइनली हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, 5,000 रुपये का 10% की दर से 1.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। इंपॉर्टेंट करके रखेंगे, छमाही वाला आपके एग्जाम में आ रहा है, यहीं पर ही मैं तिमाही, पचमाही, दुमाही सब बता दूंगा, थोड़ा कान खोल के सुनिए। ठीक है, 5,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष में छमाही है। देखिए दोस्तों, जब छमाही हो तो रेट को आप 2 से भाग करें और टाइम को आपको 2 से गुना करना है। ये क्यों होता है ये मैं बता दे रहा हूं पहले, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो साल होता है ये 12 महीने का होता है और छमाही मतलब 6-6 महीने पर ही आपका मूलधन बदलेगा, जितना ब्याज हुआ फिर मूलधन में ऐड हो जाएगा, जितना ब्याज हुआ फिर मूलधन में ऐड हो जाएगा। तो इसको 6 से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट आता है 2। ठीक है, इसी 2 के साथ हमने कहा कि रेट को 2 से भाग दो और समय को 2 से गुना करो। कभी ऐसा होगा कि तिमाही पूछेगा आपसे, तो इसी 12 को जो है 3 से भाग देना है, रिजल्ट आएगा 4, रेट को फिर आपको 4 से भाग देना है और समय को आपको 4 से गुना करना है। कभी तो ऐसा होगा कि 5 माही पूछ देगा कि भाई जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना यहाँ पर 5 माही के हिसाब से लगेगा, पंचमाही। ठीक है, तो क्या करोगे, तो 12 में फिर से 5 से भाग, रिजल्ट क्या आया, नहीं कटा तो क्या रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो आया, 12/5 रिजल्ट आया। इसी 12/5 से आपको रेट को जो है 12/5 से भाग देना है और टाइम को 12/5 से गुना करना है अगर 5 माही है। उसी प्रकार 2 माही है तो 12/2 यानी 6 से करना है, तिमाही है तो 4 हो गया, छमाही है तो 2 हो गया, 7 माही है तो 12/7 से करना। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कितना माही वाला भी पूछे आपको मुकरना नहीं है। और चिंता मत कीजिए, रेट और टाइम कुछ ऐसे ही मिला के दिया रहेगा कि आप जब कैलकुलेशन करोगे तो नॉर्मल होके जो है 1 से लेवी में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना, राउंड फिगर में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस हिसाब को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका मूलधन 5,000 है, तो फाइनल रेट मैं निकालूंगा तो 10 में से 2 से भाग दूंगा क्योंकि छमाही है, तो हमारा फाइनल रेट 5% निकल के आ गया है और टाइम 1.5 वर्ष है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हमारा 1.5 गुना के 3 ईयर हमारा फाइनल टाइम निकल आया है और रेट कितना है 5,000 रुपये है। ठीक है, सॉरी मूलधन।
तो मैंने 3 साल के लिए, क्योंकि अब तो ये 3 साल पे कैलकुलेट होगी, तो 3 साल के लिए फाइनल रेट निकालने के लिए क्या बताया था, 3r आर क्यू बताया था। तो 5 तिया के 15, 5 × 25 = 75, रेट 5% है भाई, तो r² है तो 25 × 75 नहीं होगा। उसके बाद आर क्यू है तो 125। मैंने कहा इन जो स्लैश है इनके बीच मुझे 3 अंक बिल्कुल नहीं चाहिए, 2 ही अंक चाहिए। अगर 3 है तो पीछे वाले में एक शिफ्ट कर दो। तो क्या 75 में 3 अंक है? नहीं है। ठीक है, तो ये तो 15 का 15 ही रहेगा, दशमलव आ जाएगा, इसके बाद दशमलव आ जाता है। 75 में कोई 3 अंक नहीं है, तो यहाँ पे मैं 7 और 5 को एज इट इज रखने वाला हूँ। और 125 में 3 अंक है, तो ये जो 1 है पिछला अंक, ये भी 5 में इसके अगला अंक में शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 7625। तो 15.7625 मूलधन का निकालिए और आपका ये सवाल एकदम सही हो जाएगा। तो आप जो है 5,000 रुपये का 15.7625 निकालना है। तो 15.7625 ही मैं लिख दिया, 4 जीरो नीचे डाल दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 20% वाला है ना, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया है ना। और ये जो है 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 नहीं, चलिए इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 और इस पे 2 जीरो 200। इसको 25 से काट दीजिए 8, इसको 25 से काट दीजिए, 25 छक्के 150, 7 पर 6 76, 25 तिया 75, 1 पर 2 12, नहीं लगा जीरो, 5 25 पंचे 125। ये आपका 6305/8 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 6305/8 रुपया जो है इस पे ब्याज मिलने वाला है। इसको काट दीजिए, जो भी आए आंसर देखिए, 8 8 64, 8 7 56, 4 3 7, 7 पर 0 70, 8 8 64 है ना, 6 पर 5 65, 8 8 64, 1 पर 0 10, 8 दूना 16, 788 रुपया, 788.2 रुपया जो है इसका आंसर काटने के बाद आएगा। बेसिकली क्या मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आपको बनाना सिखाना चाह रहा हूँ। आंकड़े तो मैं अपने मन से रखा हूँ जी, आंकड़े तो वहां पे तो थोड़ा इजी भी रहेगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव रख लिया क्योंकि मैथ जो है कैलकुलेटिव आ रहा है। इसके बाद जो है इस प्रकार का एलसीएम और एचसीएफ आपके एग्जाम में आ रहा है, जो है आपका फ्रिक्शन वाला, बट्टा वाला। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे 0.25 को आप 25/100 लिख सकते हैं, तथा 175 0.175 को 175/1000 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हूबहू अगर एलसीएम निकालना है तो ऐसे नहीं कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालना होता है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होता है तो आप सीधे सीधे निकाल दोगे, ऐसा नहीं है। ये जब तक कट रहा है तब तक काटने की प्रयत्न करोगे। तो ये कैसे कट रहा है, 25 चौका 100, तो ये 1/4 हो गए, और ये 25 सत्ते 175 और 25 40, तो ये 7/40 हो गए। इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो ऊपर वाले का एलसीएम 1 और 7 का एलसीएम हो जाता है 7, और 4 और 40 का एचसीएफ हो जाता है 4, तो 7/4 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। एक बार फिर से लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 25/200 लिखा, 25/200, और किसी ने लिखा 7/98। ठीक है, अब मैंने कहा कि इससे एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो इसका। तो एचसीएफ पूछे चाहे एलसीएम पूछे, जो पूछा जा रहा है वो अंश का निकालते हैं और उसका अपोजिट हर का निकालते हैं। तो यहाँ एचसीएफ पूछा जा रहा है, इस प्रश्न को अभी भूल जाइए। तो एचसीएफ निकाला जा रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25 और 7 है, 25/200 और 7/98। तो इसको अगर एज इट इज निकाल दोगे ना तो गलती हो जाएगी। पहले जितना कटता है उतना काट लीजिए। तो 25/200 कहने का मतलब 1/8 हुआ, और इसके 7/98 कहने का मतलब 7 7 14 हो गया, मतलब 1/14 हो गया। अब इसका आप निकालोगे तो आंसर राइट होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले का एचसीएफ 1 और 1 का एचसीएफ 1 हो गया, नीचे वाले का एलसीएम 14 और 8 का एलसीएम जो है आपका निकल जाएगा 4 और 7, 28 दूना के 56 निकल जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है, पहले काटना है। ठीक है, अगर कट रहा है तो नहीं, कट रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 और 12 से विभाज्य है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले क्या होती है, तो 100 होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है 3 अंकों की। तो मुझे 100 से वास्ता है अभी, और जो है आपको 8 और 12 से विभाजित भी होनी चाहिए। आपको एक बात याद होगा कि 8 और 12 से विभाजित जो होगी वो जो है आपका इन दोनों के गुणज से भी विभाजित होना चाहिए। तो आपका 12 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 8 का जो एलसीएम है ये कितना आ जाएगा, है ना, 12 दूना का 24 आ जाएगा, है ना। तो आपको अगर पता है कि दो पार्टिकुलर
संख्या से कोई संख्या विभाजित हो तो उन दोनों को एलसीएम से भी वो संख्या विभाजित होगी। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए 12 3 से विभाजित है, 12 4 से विभाजित है ना, तो 12 12 से विभाजित होगा, 4 गुने 3 बराबर 12, 30 12 को 12 से काटिए, विभाजित है कि नहीं। यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर उस संख्या कोई 8 से कटेगा और 12 से कटेगा तो ये संख्या दोनों का एलसीएम से भी कटेगा, ठीक है। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, है ना। 4 और 3 का एलसीएम भी 12 हो जाता था, इसीलिए 12 से कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से तो चलिए करके लेते हैं, है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका क्या है, 100, है ना। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना है, 24। अब 24 से जो है अपने को शेष बचाना नहीं है, क्योंकि शेष बचाएंगे तो ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 24 पंचे करना पड़ेगा, क्योंकि चौके करेंगे तो 20 चौका से 4 चौका 16, 96 होता है। 96 तो 2 अंकों की संख्या है, तो मुझे बचाना नहीं है, तो पंचे करना पड़ेगा। तो 24 पंचे 120, कितना कम है, 20, यानी सबसे छोटा जो संख्या होगा वो 120 होगा, जो 8 और 12 दोनों से विभाजित होगा और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।